दोस्तों तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से यूएसबी को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपको यूएसबी की फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी कि दोस्तों पहले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप है वो रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि डीबीएमएस यानी कि दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एसिड प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसिड प्रॉपर्टी है, इसमें एसिड का क्या मतलब है। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि आपको एसिड की फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो दोस्तों ए का मतलब ये है कि ऑटोमेसिटी, ठीक है, और सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, और आई का मतलब है आइसोलेशन, और डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। तो इस प्रकार से दोस्तों एसिड की फुल फॉर्म है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर दूसरे का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास में दो तरह की मेमोरी होती है। पहली है रैम। पहली का नाम दोस्तों क्या है, रैम। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दोस्तों दूसरी हमारे पास में मेमोरी है, उसका नाम है रोम। क्या नाम है दोस्तों, रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों रोम के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पी रोम। क्या दोस्तों, पी रोम हमारे पास में रोम का एक प्रकार है। उसी प्रकार से ईपी रोम, दोस्तों ईपी रोम भी क्या है, हमारे पास में रोम का प्रकार है। और वहीं फ्लैश मेमोरी, ये भी दोस्तों क्या है, रोम का प्रकार है। तो इसमें आपको कहा है कि रोम का प्रकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों पी रोम तो है ही, मैंने आपको बता चुका हूँ कि पी रोम है। उसी प्रकार से फ्लैश मेमोरी, तो दोस्तों फ्लैश मेमोरी भी क्या है, रोम का प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर ई रोम दिया हुआ है। तो दोस्तों ई रोम किसी भी प्रकार का रोम का प्रकार नहीं होता है, जबकि ईपी रोम होता है। मैंने आपको बताया था कि ईपी रोम क्या है, रोम का प्रकार है। ई रोम दोस्तों रोम का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से तीसरे का जो बी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ये क्या है, रोम का टाइप नहीं है। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एमएस वर्ड 2010 के अंदर कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए एक शॉर्टकट कुंजी होती है, जिसका नाम है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये दोस्तों हमारे पास में शॉर्टकट कुंजी है, जिसकी सहायता से दोस्तों कॉपी फॉर्मेटिंग जो बटन है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथे का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या बनता है। तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट के अंदर बनती है प्रेजेंटेशन। क्या बनती है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट के अंदर हमेशा प्रेजेंटेशन बनेगी। आप ये दोस्तों बात कान खोल कर सुन लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से बनती है। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन है वो विभिन्न प्रकार की स्लाइडों से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि ये हमारे पास में स्लाइडें हैं, जैसे कि ये S1 स्लाइड, ये हमारे पास में S2 स्लाइड, ये हमारे पास में S3 स्लाइड, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में क्या है, विभिन्न प्रकार की स्लाइडें हैं जिससे मिलकर प्रेजेंटेशन बनी हुई है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड वो आप कैसे बनाओगे, कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करोगे। तो दोस्तों हमें यदि नई स्लाइड लेनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे। क्या दबाएंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम, जिससे यहाँ पर एक नई स्लाइड बन जाएगी S4। तो इस प्रकार से पांचवें का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में इस पेपर का छठा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है। तो दोस्तों प्रॉक्सी फायरवॉल का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है उससे बचाएगा। ये दोस्तों फायरवॉल का वर्क है। तो दोस्तों जो प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग है वो दोस्तों हमेशा नेटवर्क लेयर में होती है। किसमें दोस्तों, नेटवर्क लेयर में होती है। तो इस प्रकार से छठे का जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का सातवां प्रश्न आता है।
इसमें आपको कहा है कि MS एक्सेस 2010 के क्विक सेलेक्ट टैब में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, MS एक्सेस के अंदर क्विक सेलेक्ट नाम का टैब होता है, जिसमें दोस्तों कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन, ये हमारे पास में एक ऑप्शन होता है। उसी प्रकार से टॉगल फिल्टर, ये भी दोस्तों क्विक सेलेक्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों ऑप्शन है दोस्तों, ये क्विक सेलेक्ट टैब के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बता रखा है कि ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हैं, वो दोस्तों क्विक सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस हैं। तो इस प्रकार से सातवें का दोस्तों जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है सीडी या डीवीडी। तो दोस्तों सीडी और डीवीडी की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। दोस्तों सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और वहीं दोस्तों हमारे पास में जो डीवीडी है उसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसमें आपको कहा है कि सीडी और डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों सीडी और डीवीडी के अंदर आपको फाइल डालनी है, तो दोस्तों उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे हम कहेंगे बर्निंग। क्या कहेंगे दोस्तों, उस प्रोसेस को कहेंगे बर्निंग। तो इस प्रकार से 8वें का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों तो आप 8वें प्रश्न के आगे 9वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा है कि निम्न कैरेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास में जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें दोस्तों एक कैरेक्टर होता है जो कि आप सब जानते ही होंगे। जैसे कि मैं ईमेल एड्रेस लिख के बताता हूँ। जैसे कि मैं जनरली एक एग्जांपल लेता हूँ abc@gmail.com। ये दोस्तों मैंने कोई एग्जांपल लिया है आपको बस समझाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है ये दोस्तों ईमेल एड्रेस के अंदर होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी ईमेल एड्रेस ले लो। तो दोस्तों यहाँ पर जो निम्न कैरेक्टर है जो कि विशेष मतलब होता है वो दोस्तों है। तो इस प्रकार से 9वीं का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों तो आप 9वें प्रश्न के नीचे आगे 10वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा है कि PAN का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि दोस्तों आपसे PAN की फुल फॉर्म है वो दोस्तों पूछी है। तो दोस्तों PAN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है दोस्तों, PAN की बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास में कई प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, लेकिन दोस्तों आपको इस प्रश्न में पूछा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको कहा गया है मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों मेश टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास में नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण है। वहीं दोस्तों बी ऑप्शन में कहा है ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों ट्री टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास में नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। तो इस प्रकार से ये वाला भी सही है। उसी प्रकार से डी ऑप्शन देखिए स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये भी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। लेकिन दोस्तों सी ऑप्शन देखिए मून टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये हमारे पास में किसी भी प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती। तो ये हमारे पास में क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो यानी कि दोस्तों आपसे नहीं का पूछा था, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकल डाटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हल करने से पहले हमें इस प्रश्न को समझना होगा। देखिए मान के चलते हैं कि हमारे पास में 2 मोबाइल हैं। कितने मोबाइल हैं, 2 मोबाइल हैं। पहले मोबाइल का नाम है M1 और दोस्तों दूसरे मोबाइल का नाम है M2। ठीक है दोस्तों, दोनों मोबाइल के बीच में एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, टावर लगा हुआ है। दोस्तों इस टावर से M1 मोबाइल को रेंज जा रही है, और दोस्तों M1 मोबाइल क्या कर रहा है कि M2 मोबाइल को कुछ ना कुछ यहाँ पर फिजिकल डाटा है वो भेज रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल डाटा भेजेगा तो एक लेयर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों, लेयर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम जो डाटा भेज रहे हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर का दोस्तों निर्माण है वो होने वाला है। इस प्रकार से ये हमारे पास में क्या है, वो लेयर है जो कि दोस्तों विस्तृत जानकारी देगी। तो यानी कि 12वें का जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर है वो फिजिकल डाटा भेजे जाने के दौरान बनने वाली है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है।
इसमें आपको कहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो दोस्तों आप सबने गूगल मैप तो चलाया होगा और दोस्तों गूगल मैप के अंदर सैटेलाइट एक मोड होता है, वो भी दोस्तों ओपन करके देखा होगा। तो दोस्तों सैटेलाइट से क्या होता है कि आपके घर का फोटो आ जाता है, थोड़ा बहुत जो भी धुंधला आता है लेकिन आता ज़रूर है। तो दोस्तों ये घर का फोटो क्यों आया, क्योंकि दोस्तों आपके आसमान पर एक सैटेलाइट छोड़ी हुई है और दोस्तों उसकी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ ली है। तो दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 50 गीगाहर्ट्ज़। तो इस प्रकार से 13वें का दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को, तो दोस्तों इंटरनेट डोमेन नेम का मतलब यहाँ पे समझिए सबसे पहले आप। दोस्तों इंटरनेट डोमेन नेम का मतलब ये है कि हम किसी एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम किसी एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं। जैसे कि इंटरनेट डोमेन नेम आपको दे रखा है www.vmou.ac.in, ठीक है दोस्तों। आप वेबसाइट को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित करना है, यानी कि दोस्तों आपको आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना है। और दोस्तों आईपी एड्रेस भी आपको दे रखा है 192.105.24.32 में परिवर्तित करना है, यानी कि दोस्तों आपको वेबसाइट को आईपी एड्रेस में चेंज कर देना है। तो दोस्तों ये जो चेंज है वो किसके द्वारा होगा, यानी कि दोस्तों ये चेंज किसके द्वारा होगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये जो चेंज है वो होगा डीएनएस द्वारा, यानी कि दोस्तों डोमेन नेम सर्विस द्वारा। तो इस प्रकार से 14वें का दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो आप 14वें प्रश्न के नीचे आगे 15वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा है कि 8 बाइट के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 बिट मिलकर के क्या बनाते हैं, 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं। ये दोस्तों आपको बात पता होना चाहिए। क्या दोस्तों, 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं। ये दोस्तों आप दिमाग में गड़ा लीजिए इस बात को, ये दोस्तों प्रश्न आ सकता है। उसी प्रकार से 1000 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनता है। क्या हुआ दोस्तों, 1000 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनता है, ये भी दोस्तों आप बात याद रखना। उसी प्रकार से 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट बनता है, ये भी दोस्तों आप बात याद रखना, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट ये आ सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि 8 बाइट के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 8 बाइट का कोई भी कलेक्शन नहीं होता है, यदि कलेक्शन होगा तो 1000 बाइट का होगा, जिससे 1 किलोबाइट बनेगा। तो इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों उत्तर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से 15वें का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 16वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सा लेबल या कौन सा ऑप्शन जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे मोबाइल के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर जीमेल का एक ऐप होता है। दोस्तों आप सबने जीमेल का ऐप तो देखा ही होगा। इस प्रकार से जीमेल का यहाँ पर आइकन होता है। जैसे दोस्तों आप जीमेल खोलोगे तो आपको कई प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सबने स्पैम का ऑप्शन देखा होगा। दोस्तों स्पैम के अंदर वो मेल होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, जो कि खतरनाक होते हैं। उसी प्रकार से ड्राफ्ट ऑप्शन के अंदर वो मेल होते हैं जो कि दोस्तों आप आधे अधूरे लिख चुके हो, यानी कि दोस्तों आप आधे अधूरे लिखे हो, किसी को सेंड नहीं किए हो, वो दोस्तों मेल जो हैं वो ड्राफ्ट ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे। और वहीं वे मेल्स जो दोस्तों आप भेज चुके हो किन व्यक्तियों को, वो दोस्तों जो मेल्स हैं वो सेंड मेल ऑप्शन के अंदर मिलेंगी। और दोस्तों वे मेल जो आपको मिले हैं किसी व्यक्तियों द्वारा, तो दोस्तों वो जो मेल हैं वो इनबॉक्स ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको कहा है कि जीमेल में आने वाली मेल, तो देखिए जीमेल में आने वाली मेल है उसके बारे में दोस्तों कौन बताता है। तो दोस्तों वो बताता है इनबॉक्स ऑप्शन। तो इस प्रकार से 16वें का जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 17वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त तो होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त मेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए। दोस्तों इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हमारे पास में दो व्यक्ति हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास में एक पहला व्यक्ति है जिसके पास में मोबाइल है, और दोस्तों हम सपोज करते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास में क्या है,
उसके पास में एक लैपटॉप है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप, ये हमारे पास में क्या है, लैपटॉप है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में पहला व्यक्ति है वो अपने मोबाइल से दूसरे व्यक्ति का जो लैपटॉप है उसमें एक ईमेल भेजता है। क्या भेजता है दोस्तों? ईमेल भेजता है। अब दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति है उसको ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ ईमेल आया है, लेकिन दोस्तों उसे ये पता नहीं लगेगा कि किस व्यक्ति ने भेजा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कहा है कि ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे, यानी कि ईमेल एड्रेस जैसे कि abc@gmail.com, तो ये क्या है, ईमेल एड्रेस है। यानी कि दोस्तों ईमेल का जो नाम है वो पता नहीं लग पाएगा, ईमेल किसने भेजा है वो पता नहीं लग पाएगा इस व्यक्ति को, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस ईमेल में लिखा क्या गया है, ईमेल का कंटेंट क्या है। तो दोस्तों ऐसा कैसे होगा, क्योंकि अक्सर तो ऐसा नहीं होता है ना, उसको ये पता लग जाता है कि भाई ईमेल किसने भेजा है, ठीक है, यानी कि ईमेल एड्रेस उसका आ जाता है जिस व्यक्ति ने भेजा है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसमें कहा गया है कि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में किस में रखा जाए। तो उक्त फील्ड व्यक्ति है, उसकी ईमेल की प्राप्ति तो होगी परंतु ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में फील्ड है उसका नाम है बीसीसी फील्ड। क्या नाम है दोस्तों? बीसीसी फील्ड। दोस्तों बी का मतलब क्या है, ब्लाइंड, सी का मतलब कार्बन और इस सी का मतलब कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, एक ईमेल एड्रेस की फील्ड है जिसे दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति है वो पहचान नहीं पाएगा कि किसने ईमेल भेजा है। तो दोस्तों इस प्रकार से 17वें का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसकी 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये होती है कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर हमेशा अल्फ़ाबेट होंगे, जैसे कि ABCD, यानी कि दोस्तों ये अल्फ़ाबेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर होंगे ही होंगे। दूसरा दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की विशेषता ये है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर विशेष करैक्टर होंगे, जैसे कि $@, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, विशेष करैक्टर हैं। और वहीं दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की तीसरी विशेषता ये है कि उसमें दोस्तों संख्या भी होगी, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की 3 विशेषता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर देखिए VMOU@2017। तो दोस्तों यहाँ पे VMOU क्या है, ये हमारे पास में अल्फ़ाबेट है, @ हमारे पास में क्या है, विशेष करैक्टर है, 2017 क्या है, संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में जो मजबूत पासवर्ड कौन है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दोस्तों यही हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन देखिए RACIT, तो दोस्तों ये केवल अल्फ़ाबेट है, ना तो इसमें विशेष करैक्टर है ना ही संख्या है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के संदर्भ में। और वहीं दोस्तों सी भी ऑप्शन गलत है। और डी के अंदर क्या है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, संख्या भी दी हुई है, लेकिन विशेष करैक्टर नहीं दिए हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। केवल ए ऑप्शन है उसमें दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे रखे हैं। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 19वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में नापा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझाना चाहूँगा। देखिए हमारे पास में 2 मोबाइल हैं। कितने मोबाइल हैं दोस्तों? 2 मोबाइल हैं। दोस्तों पहले मोबाइल का नाम देता हूँ 1 और दूसरे मोबाइल का नाम देता हूँ 2, ठीक है। दोस्तों मान के चलते हैं कि दूसरे मोबाइल से पहले मोबाइल की ओर वाईफाई का डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या दोस्तों हो रहा है? वाईफाई का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि डाटा ट्रांसफ़र है वो ज़रूर होगा। दोस्तों अब आपको बताना है कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी जो गति है, जो स्पीड है, उसको हम किस में नापेंगे, ठीक है दोस्तों, किस में नापेंगे ये आपको बताना है। दोस्तों फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास में कोई गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, आप कहते हो कि मेरी गाड़ी जो है वो 50 km/h की स्पीड देती है, यानी दोस्तों 1 घंटे में 50 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको ये बताना है कि डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो दोस्तों हम क्या km/h में नापेंगे? नहीं दोस्तों, km/h में तो हम डाटा ट्रांसफ़र की गति को नहीं माप सकते, उसकी स्पीड को नहीं माप सकते। इसके लिए हमें अलग यूनिट लेनी होगी, अलग इकाई लेनी होगी। दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो हम मापते हैं बीट्स पर सेकंड में। किस में मापते हैं दोस्तों? बीट्स पर सेकंड में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड को मापते हैं। तो इस प्रकार से 19वें का जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब 19वें प्रश्न के नीचे 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा,
MS वर्ड के अंदर दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पहले का नाम है पोर्ट्रेट, दूसरे का नाम है लैंडस्केप। दोस्तों मैं आपको दोनों के दोनों बनाकर भी दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास में जो पेज ओरिएंटेशन है उसका नाम है पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन। वहीं दोस्तों हमारे पास में जो इस प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है उसका दोस्तों नाम होता है लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन। तो इस प्रकार से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये हमारे पास में क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 20वें का ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।